बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ किस तरह फाइंड करनी है विदाउट कैलकुलेटर। इससे पहले हमने एक लेक्चर में ये सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है 0 से 90 डिग्री तक, फिर 90 से 360 डिग्री तक हम किस तरह क्रिएट करते हैं, उसका हमने एक ट्रिक सीखा था। अब हम यहाँ पे एक नया ट्रिक सीखेंगे कि किस तरह हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो है वो डायरेक्ट फाइंड करते हैं अगर हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है। अगर हम किसी एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे हमने किस तरह वैल्यू ये फाइंड करनी है। तो उसके लिए ये एक रूल मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ जिसका नाम है लेफ़्ट हैंड रूल। लेफ़्ट हैंड रूल फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कि इस रूल से हमने ये बताना है, ये देखें ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, इस लेफ़्ट हैंड को मैंने थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे पिक्चराइज्ड किया है। उसमें ये जो मेरी फर्स्ट फिंगर है इसको मैंने 0 डिग्री का नाम दिया है, ये दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री और चौथा जो है 60 डिग्री और पांचवा जो है वो 90 डिग्री। क्योंकि ये हमारा जो पांचवी फिंगर है ये 90 डिग्री को शो करती है, इसलिए मैंने इसको 90 डिग्री के एंगल का नाम दिया। तो पहले जो हमने बात की थी कि वो टेबल बनाने के लिए हमने एक और तरीका इस्तेमाल किया था, तो इस तरीके से भी हम टेबल बना सकते हैं। इसमें हम 90 की वैल्यू फाइंड करने के बाद उससे आगे जितना प्रोसेस है वो उसी तरह हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेफ़्ट हैंड रूल जो है हम कुछ वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पहले बात ये है कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है वो साइन, कॉस, टैन 3 रेशो हैं और 3 इसके रेसिप्रोकल है, 6 रेशोज़ हैं। तो अगर यहाँ पे साइन की हम बात करते हैं तो साइन के लिए हमने डायरेक्शन कौन सी लेनी है, तो साइन थीटा के लिए हमें जो डायरेक्शन लेनी है वो लेनी है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और कॉस के लिए एंटी क्लॉकवाइज। और टैन थीटा हमें पता है कि टैन थीटा जो है वो साइन थीटा और कॉस थीटा के इक्वल होता है। पहली बात तो ये है केस नंबर 1 में हमने ये याद रखना है। ये इसके कुछ केसेस बनाता हूँ मैं, केसेस बनाने के बाद केसेस बनाकर हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको सेपरेटली हर पॉइंट जो है वो हम बता सकूँ। तो केस नंबर 1 जो है हमारे पास कि साइन को आपने किस तरह लेना है, एंटी क्लॉकवाइज, और कॉस को कैसे लेना है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या है कि क्लॉक की डायरेक्शन में हमने चलना है, इस तरह ये क्लॉक की डायरेक्शन है। और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, इसके हमने उल्ट में चलना है। तो जब हम साइन की बात करेंगे इस लेक्चर में तो इसका मतलब है कि हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज़ करनी है, और कॉस की जब बात करेंगे इसका मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने यूज़ करनी है। सबसे पहले हम साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे, उसके बाद हम टैन की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर हमने ये फाइंड करना है कि कॉस साइन 60 क्या है, साइन 60 डिग्री क्या है, इसके लिए आपने ट्रिक याद रखना है। ये साइन 60 यहाँ पे है, देखें। अब हमने देखना है कि इसकी डायरेक्शन कैसी होती, क्लॉकवाइज, यानी कि नीचे को इस तरह को इसकी डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब है कि 60 के नीचे हमने देखना कितनी फिंगर्स हैं हमारे पास। 60 के नीचे हमारे पास जो फिंगर बनती है स्टूडेंट वो 3 फिंगर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 का अंडर रूट ओवर में 2 ही आपने रखना है।
कोई भी वैल्यू आपने इस लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करनी है, फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 ही रहना है। ऊपर जो है वो आपने डिसाइड करना है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है हमारी। तो इसमें अगर हम साइन 60 की बात कर रहे हैं तो आपने देखना उसके नीचे कितनी फिंगर है, 1 2 3 का अंडर रूट आपने लेना है। तो ये साइन 60 की डायरेक्ट वैल्यू है। इसमें ना तो कैलकुलेटर की ज़रूरत है ना हमें टेबल की ज़रूरत है। इसी तरह अगर हमने साइन 45 की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो भी देख लेते हैं। अब हमने देखना है कि साइन 45 जो है वो कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है। साइन 45 वाली जो फिंगर है उसके नीचे हमने देखना कितनी फिंगर्स बाकी हैं, 2 फिंगर हैं। तो इसका मतलब है कि ये √2/2 हमारे पास आ गया। ये 45 की वैल्यू है। इसको मज़ीद सॉल्व करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं, √2 ये कैंसल आउट हो जाएगा और 1/√2 हमारे पास साइन 45 की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम साइन 90 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी इसी स्टाइल से हम फाइंड कर सकते हैं। तो साइन 90 क्या है, यहाँ पे हमारे पास फिंगर है तो हमने देखना है इसके पीछे कितनी फिंगर्स है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। डायरेक्शन इसकी याद रखनी है, अगर आपको डायरेक्शन भूल गई तो आपकी हर वैल्यू गलत हो जाएगी। तो साइन के लिए स्पेशली आपने याद रखना है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए। आप ये देखें साइन 90 डिग्री जो है उसके पीछे देखें कितनी फिंगर्स हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि √4/2। तो √4 जो है हमारे पास 2 होता है, 2/2 1 आ गया। तो इस तरह इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इस तरह हमने ये कुछ वैल्यूज़ फाइंड की साइन की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हम कॉज की तरफ चलते हैं कि कॉज की हमने किस तरह वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अगर हमने cos 60 फाइंड करना है तो cos 60 के लिए सबसे पहले हमने देखना है कि हमारी डायरेक्शन कैसी होती है। cos के लिए cos थीटा के लिए डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉकवाइज इस तरह ऊपर को होगी। ये क्लॉकवाइज थी, क्लॉकवाइज के अपोजिट डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज। अब हम cos 60 अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमारी डायरेक्शन ऐसी होगी। हमने देखना है cos 60 के पीछे कितनी वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू है हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास cos 60 की जो वैल्यू है √1/2 इट्स मीन दैट 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब हम cos 45 की वैल्यू फाइंड करते हैं। cos 45 कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे। इसके पीछे कितनी फिंगर्स हैं, डायरेक्शन हमारी इस तरफ है, जिस तरफ डायरेक्शन है उस तरफ हमने ये चेक करने की कितनी फिंगर्स हमारी हैं, 1 2। इसका मतलब ये हुआ कि √2/2। तो √2 को हम क्या करते हैं, इस तरह हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये कैंसल आउट होने के बाद 1/√2 हमारे पास वैल्यू बन गई। तो ये स्टूडेंट हमने cos 45। अगर हमने cos 90 की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो देख लेते हैं। cos 90 यहाँ पे है, हमारी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब cos 90 के पीछे कोई वैल्यू नहीं है, cos 90 के पीछे कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे 0√2। तो 0√2 का मतलब क्या है कि हमारा आंसर 0 ही रहेगा। तो ये था स्टूडेंट कि हमने डायरेक्ट वैल्यू किस तरह साइन और कॉज की 90 डिग्री तक फाइंड करनी है। तो ये कहाँ इस्तेमाल होनी है, जब आपके पास कोई MCQs आती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में, जो आपका पेपर में पोर्शन होता है उसमें अगर वो पूछ लेता है कि cos 60 की वैल्यू क्या है, तो उसमें आपने क्या करना है, अपने हैंड को सामने रखना है।
अपने हैंड को सामने रखते हुए दो बातें याद रखनी है कि साइन जो है वो क्लॉकवाइज होता है और कॉज जो है उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो वहाँ ये 0 है, ये 30 है, 45 है, 60 है और ये 90 है। ये अगर बात आपके ज़हन में रह जाए तो कोई भी जितनी भी MCQs एंगल के रिलेटेड होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एक बात ये है केस 1 में जो हमने डिस्कस किया है। अब केस नंबर 2 में हम देखते हैं कि कुछ वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। अगर आपके ज़हन में ये बात है कि पूरा टेबल तो मैं याद नहीं रख सकता, फिर आपने क्या करना, कुछ वैल्यूज़ याद रखनी है जो आपके लिए बहुत मुफीद होगी। जैसा कि ये आपके पास है साइन 45 डिग्री, उसके बाद कॉस 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, cot 45 डिग्री, secant 45 डिग्री, कोसिकेंट 45 डिग्री। ये हमारे पास क्या होता है 1/√2, ये 1 और ये √2। कम से कम आप इन 3 वैल्यू को अगर आप याद रख लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। ये केस नंबर 2 में ये आपने ये बातें याद रखनी है। तो स्टूडेंट पूरा टेबल याद रखने के बजाय आपने क्या करना है कि इन बातों को याद रखना है। ये एंगल्स जो हैं, ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है ताकि आपके लिए आसानी हो। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट केस नंबर 3। अगर हमने किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये फाइंड करना है कि लेफ़्ट हैंड क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड दी हो, राइट हैंड साइड क्या है, वो हमने फाइंड करनी हो, कोई MCQs में दिया हो, तो उसके लिए 2 बातें आपने याद रखनी। अगर आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा है तो आपने क्या करना है, पुट थीटा = 0। अगर इनके अलावा है tan थीटा कोड थीटा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है थीटा = 45 डिग्री। अगर tan साइन और कॉज है तो उसमें आपने 0 डिग्री पुट करना है। अगर साइन और कॉज के अलावा कोई वैल्यूज़ हैं तो वहाँ पे आपने पुट क्या करना है, थीटा को 45 डिग्री पुट करना है। इसमें कोसिकेंट थीटा भी शामिल है और सीकेंट थीटा भी शामिल है। तो ये केस नंबर 3 में हमने क्या बात यहाँ पर सीखी कि आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दी हुई है तो आपने क्या करना है, साइन और कॉज अगर हैं तो वहाँ पे आपने डायरेक्ट एंगल 0 पुट करना है। तो लेफ़्ट हैंड को सॉल्व करेंगे, राइट का आपका आंसर ऑटोमेटिकली बन जाएगा, जिससे आपको MCQ फिल करना आसान होगा। और दूसरे में क्या है कि अगर साइन और कॉज के अलावा है तो आपने डायरेक्ट 45 पुट कर देना है। तो 45 पुट करने से हमें क्या मिलता है, क्योंकि जो आइडेंटिटी होती है वो एंगल की हर वैल्यू पर ट्रू होती है। यानी कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में 45 एंगल हम सब में पुट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे लेफ़्ट और राइट ऑटोमेटिकली बराबर है, क्योंकि आइडेंटिटी और इक्वेशन में ये फ़र्क है।
आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या फ़र्क है? आइडेंटिटी जो है हर वैल्यू पर ट्रू होती है, जबकि इक्वेशन जो है गिवन वैल्यू पर ट्रू होती है। ये एवरी वैल्यू पर ट्रू होती है, ये गिवन वैल्यू जो होती है उसी पर ट्रू होती है, जो उसके रूट्स होते हैं उन वैल्यूज़ पर ये ट्रू होती है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है? ये जो हम बात कर रहे हैं कि 45 पुट करना है, इसका मतलब क्या है कि जब हमने 45 पुट करना है तो ऑटोमेटिकली हमें राइट हैंड साइड मिल जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा ये अजम्पशन है कि जो आइडेंटिटीज़ होती हैं जितनी भी है वो हर वैल्यू पर ट्रू होती है, हर वैल्यू पर उसकी लेफ़्ट और राइट साइड बराबर होती है। अगर लेफ़्ट दी हुई है उसको सॉल्व करें तो हमें राइट साइड मिलेगी, जो कि MCQs में उसका आंसर होगा। तो इनकी मैं कुछ एग्जांपल से एक्सप्लेनेशन करूँगा, इसकी वजाहत करूँगा कि ये साइन कॉज कहाँ आते हैं, वहाँ पर ज़ीरो पुट करना है, जहाँ पे साइन और कॉज आ रहे हैं वहाँ पर ज़ीरो कैसे पुट करना है, यहाँ पे इनके अलावा आ रहे हैं वहाँ 45 कैसे पुट करना है, जो कि कंपटीशन के एग्ज़ाम देते हैं स्टूडेंट, या वैसे आपके स्कूलों के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन में ये अक्सर दिक्कत पेश आई है कि वैल्यूज़ कैसे फाइंड करनी है और लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड की वैल्यूज़ किस तरह फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट ये जो मैंने आपको ट्रिक बताया है, लेफ़्ट हैंड रूल जो मैंने आपको बताया है, वैल्यूज़ फाइंड करने का लेफ़्ट हैंड रूल जो मैंने आपको बताया है, ये समझो कि आप जब आपने इसको कर लेना है तो आपने कैलकुलेटर बन जाना है। जो भी वैल्यू होगी आपने इस तरह अपना हैंड सामने रखना है, और साइन का मतलब है कि उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी और कॉज का मतलब उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यूज़ आ जाती हैं तो वहाँ पे हम tan की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। यहाँ पे इसके आगे हमने ये सीखा कि वैल्यूज़ किस तरह फाइंड करनी है। फिर केस 2 में हमने ये सीखा कि ये चंद एक वैल्यू अगर हम याद रख लेते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो इसके लिए आपने ये बातें याद रखनी है कि साइन कॉज अगर किसी इक्वेशन में आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में आ जाता है, तो वहाँ पे आपने थीटा को 0 डिग्री पुट करना है, और अगर इसके अलावा कोई आ जाता है तो आपने थीटा को 45 डिग्री पुट करना है। तो ये आइडेंटिटी और इक्वेशन में भी मैं आपको डिफरेंस बता चुका हूँ। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे केस नंबर 3 को डिस्कस कर रहे थे। केस नंबर 3 में क्या है कि जब साइन और कॉज किसी इक्वेशन में एग्जिस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपने एंगल को 0 पुट करना है। जब साइन और कॉज के अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाती है तो वहाँ पे आपने 45 पुट करना है। जैसा कि हमारे पास ये एग्जांपल है, इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। तो क्योंकि ये साइन और कॉज नहीं है, यहाँ पे सिकंड और कोसिकंड भी है, उसके लिए हमने कहा 45 डिग्री को पुट करना है। तो यहाँ पे पुट करते हैं। सिकंड 45 कितना होता है? √2। यहाँ पे 45 मैं लिख लेता हूँ, √2 माइनस 1/√2 इज इक्वल टू x। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये √2 आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास। इस तरह हम y के लिए देखेंगे, y के लिए क्या है, कोसिकंड कितना है, √2 माइनस 1/√2 इज इक्वल टू y। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है साइन, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1/√2 इज इक्वल टू y। तो ये x और y दोनों जो हैं उनकी वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं, पुट करने के बाद हम अपना फाइनल आंसर फाइंड करते हैं। तो √2 1/√2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 और प्लस कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया, ये आ गया 1/2 और ये 1 हो गया, 1 4 हो गया, 1 ये दोनों को ऐड करेंगे 1 हो जाएगा और प्लस 3 4, ये 2 2 आर। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया इसका, 2। तो इस तरह हमने MCQ जो है वो फाइंड करनी है। तो आपने क्या करना है कि 45 पुट कर देना है एंगल, अगर साइन और कॉज नहीं है, उसके अलावा कोई भी हमारे पास एंगल हैं। अगर प्योरली साइन और कॉज होंगे तो वहाँ पे आपने 0 पुट करना है। अगर मिक्स फॉर्म में होंगे, साइन और कॉज के अलावा कोई और भी एंगल tan और कॉट भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पे आपने 45 पुट करना है। क्यों पुट करना है? क्योंकि जो आइडेंटिटी होती है वो हर एंगल पर ट्रू होती है, इसलिए हमें जो राइट वैल्यू मिलती है वो MCQs में हम
उसको ईज़िली टिक कर सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास एक एग्जांपल नंबर 1 थी किस केस के लिए कि 45 हमने कैसे पुट करना है, ये वाला सेकंड स्टार जो है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट हमने साइन और कॉज वाली कोई एग्जांपल हम चूज़ करते हैं जिसमें हमें पता चले कि 0 हमने किस तरह पुट करना है। एग्जांपल नंबर 2 हम लेते हैं a cos क्यूब थीटा प्लस 3 a cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू n। अगर ये m की वैल्यू हो, ये n की वैल्यू हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस n की पावर 2/3 प्लस m माइनस n की पावर 2/3। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसके लिए MCQ नंबर A है 2a, B है 2a रेज़ टू पावर 2/3 और C है a रेज़ टू पावर 2/3 और D है हमारे पास 2a रेज़ टू पावर 1/3। अब हमने देखना है कि इसमें से कौन सा MCQ जो है वो करेक्ट होगा। सबसे पहले हमने देखना है कि इस केस नंबर 3 के मुताबिक कि इसमें साइन कॉज प्योरली है या मिक्स फॉर्म दी हुई है। अब देखिए सिर्फ इसमें साइन और कॉज ही दिया हुआ है, तो साइन और कॉज के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, पुट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसके लिए हम थीटा क्या पुट करते हैं, 0 डिग्री अकॉर्डिंग टू रूल। तो हम इसमें m के लिए 0 पुट करते हैं, cos 0 1 होता है, a प्लस cos 0 1 होता है, cos 0 1 है, यहाँ पे sin 0 0, इसका मतलब ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 इज इक्वल टू m इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू a। m की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई, a। अब सेकंड में हम चलते हैं कि n के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम थीटा 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा प्लस, और ये साइन 0 जो है वो 0 होता है और ये सारा का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी 0 हो गया, n इज़ इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट n इज़ इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू a आ गई और n की वैल्यू 0 आ गई। हम यहाँ पे पुट करते हैं, ये इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए 9, m कितना है हमारे पास a और n कितना है 0, इसकी पावर कितनी हो गई 2/3। इसी तरह प्लस m कितना है a है और ये 0 है, n 0 है, इसकी पावर कितनी है 2/3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, a रेज़ टू पावर 2/3 और a रेज़ टू पावर 2/3, ये किसके इक्वल आ जाता है 2a रेज़ टू पावर 2/3 हमारा आंसर बनता है, जो कि ये वाला आंसर है 2a रेज़ टू पावर 2/3। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने ये सीखा है कि किस तरह डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, साइन कॉज की डायरेक्शन हमने कैसे रखनी है, लेफ़्ट हैंड रूल कैसे बनाना है, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन हमने की कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कौन सी वैल्यू हम याद रखें कि हमारे लिए पेपर सॉल्व करना आसान हो जाए, कंपटीशन का एग्ज़ाम देना आसान हो जाए। इस तरह और भी बहुत से एग्ज़ाम जो मसलन 10th के होते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के होते हैं, वहाँ पे भी MCQs में ये वैल्यूज़ इस्तेमाल की जाती है। तो ये आपने डायरेक्ट याद रखनी है। डायरेक्ट याद रखने का तरीका है, ये कैलकुलेटर अगर आपके पास नहीं है, कैलकुलेटर के बगैर आपने क्वेश्चन करना है तो उसके लिए आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये वैल्यू याद रखनी है और आपने जब कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है MCQs के लिए, उसके लिए 2 पॉइंट याद रखने हैं।
साइन कोस अगर प्योरली एग्जिस्ट होगा तो एंगल 0 पुट करना है, अगर इसके अलावा अदर 4 हमारे पास रेशियोज आ जाती है तो उसके लिए आपने 45 पुट करना। और ये हमेशा याद रखना है कि जो आइडेंटिटीज़ होती हैं हर एंगल पर ट्रू होती है। तो स्टूडेंट ये मैंने इसकी एग्जांपल से वजाहत की और मैंने कोशिश की कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये जो हमारा आज का जनरल लेक्चर था जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ फाइंड करना सीखी और इन वैल्यूज़ से हम टेबल भी बना सकते हैं। एक हमने पीछे ट्रिक किया था कि टेबल 360 डिग्री तक कैसे बनाना है, तो इस ट्रिक से भी हम टेबल ड्रा कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए ड्रा नहीं किया कि वो पहले सीख चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने जनरल जो है आपको बातें बताई हैं किस तरह हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा और अगर कोई मसला हो तो कमेंट्स में बताना है आपने। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।